आप सभी को सुप्रभात। गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 प्रकरण 3 सामान्य परिचय। अब हम जानेंगे कि गद्य साहित्य का प्रसार कैसे हुआ। द्वितीय उत्थान है ये संवत 1950 से 1975 तक। इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 से मान सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। अब यह भाव रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकार यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती ही नहीं। इधर से जवाब मिलता था, तो क्या हुआ, आ न जाएगी, कुछ काम तो शुरू कीजिए। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर से दरगुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे, 2-4 चीज़ें लिख चुकते थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी आने न आने की परवाह क्यों होने लगी। इस कालखंड के भीतर हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः यह कहा सुना जाता रहा कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं और ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। यह मालूम ही नहीं था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है। परिणाम यह हुआ कि बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे थे। भाषा बिगड़ने का एक और समान दूसरी ओर खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों का अब वैसा अकाल नहीं था। विशेषतः उपन्यास पढ़ने वालों का बंगला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समझते थे। जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी वह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक और अंग्रेजी दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे। दूसरी ओर बंग भाषाश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कांदना, बसंत रोग आदि इतना अवश्य था कि पिछड़े कैंडे के लोगों को लोगों की जो लिखावट थी उतनी अजनबी नहीं लगती थी जितनी पहली कैंडे वालों की। बंग भाषा फिर अपने देश की और हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंग भाषा की ओर जो सुझाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, वह यह अस्वीकार करना पड़ता है। पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आपटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे, तब तो हिंदी बेचारे 2 कोसों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं जानते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की भावभंगी से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं। यह पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे इच्छा किया, आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरों के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूपहानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रही। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूपहानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे।
पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संबंधी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंड मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक हुए थे पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों को विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास से अधिक सफाई और व्यवस्था आई, विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्धोद्घाटनी शक्ति की सबसे अच्छी शक्ति जो है अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रचार हुआ। सघन और गुंफित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा हिंदी साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बंगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म, अयारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्य उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधा कृष्ण दास के महाराणा प्रताप की दिन धूम रही और उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधा कृष्ण दास के महाराणा प्रताप केसरी की कुछ दिन धूम रही और उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवी प्रसाद जी पूर्ण ने चंद्रकला भानुकुमार नामक एक बहुत बड़े डिल डॉल का नाटक लिखा था, पर वह साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु वैचित्र्य के अभाव तथा भाषणों की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू राम कृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे, पर उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों के। इससे नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियों जैसे भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल 2-1 छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए, पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुवेकर जी की अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इसके उपरांत बंगला में भी द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों की धूम हुई और उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। इसी प्रकार रविंद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हम 5-7 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार से झटके छांट कर बता सकें जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी, वैसी विशिष्टता न आ पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देखकर उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का यह हाल रहा कि अभी अखबार विषय करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने आते। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गूढ़ गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्व का है। समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ा। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे पहले पहल
ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर मिश्र बंधुओं और पंडित पदम सिंह शर्मा ने अपने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए, पर यह सब आलोचना बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुणदोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्तता का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती थी, बहुत ही कम दिखाई पड़ी। साहित्यिक मूल रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के निकले। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरितावली, स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र तथा बाबू शिव नंदन सहाय लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। गद्य साहित्य प्रसार द्वितीय उत्थान 1950-1975 प्रकरण 4। गद्य साहित्य का निर्माण द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और इतने रूपों में हो गया कि इसका निरूपण जो है कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुभीते के लिए हम 4 विभाग करते हैं: नाटक, उपन्यास, कहानियां, निबंध और समालोचना। नाटक, अनुदित नाटक। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े। अनुवादों की परंपरा अलबत्ता चलती रही। बंग भाषा के अनुवाद बाबूराम कृष्ण वर्मा द्वारा वीर नारी, कृष्ण कुमारी और पद्मावती नाटकों का उल्लेख पहले हो चुका है। संवत 1950 के पीछे गहमर जिला गाजीपुर के बाबू गोपाल राम ने वनवीर, बब्रुवाहन, देशदशा, विद्या विनोद और रविंद्र बाबू के चित्रांगदा का अनुवाद किया। द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में पंडित रूपनारायण पांडे ने गिरीश बाबू के पतिव्रता शिरोद प्रसाद विद्या विनोद के खानजहां, रविंद्र बाबू के अचलायतन तथा द्विजेंद्र लाल राय के उस पार, शाहजहां, दुर्गादास, ताराबाई आदि कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। अनुवादकों की भाषा अच्छी खासी है, हिंदी है और मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त करती है। इन नाटकों के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि इनमें बंगवासियों की आवेशशील प्रकृति का आरोप अनेक पात्रों में पाया जाता है, जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के शोभपूर्ण लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते। प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेखकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन नहीं प्रकट होता। अंग्रेजी के अनुवाद जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ M.A. ने संवत 1950 के कुछ आगे पीछे शेक्सपियर के इन 3 नाटकों के अनुवाद किए: रोमियो जूलियट, प्रेमलीला के नाम पर, एज यू लाइक इट और वेनिस का व्यापारी। उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी के छोटे भाई मथुरा प्रसाद चौधरी ने संवत 1950 में मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद सहस्रेंद्र साहस के नाम से प्रकाशित किया। मैकबेथ जो है सहस्रेंद्र शासक के नाम से, रोमियो जूलियट जो है प्रेमलीला के नाम से। इसके उपरांत संवत 1967 के लगभग में हैमलेट का एक अनुवाद जयंत के नाम से निकला, जो वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद था। संस्कृत के नाटकों में के अनुवाद के लिए राय बहादुर लाल सीताराम भी सदा आदर के साथ स्मरण किए जाएंगे। भारतेंदु की मृत्यु से 2 वर्ष पहले ही उन्होंने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लगाया और संवत 1940 में मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी छंदों में प्रकाशित किया। इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी काव्य नाटक का अनुवाद करते रहे। संवत 1944 में उनका नागानंद का अनुवाद निकला। फिर तो धीरे धीरे उन्होंने मृच्छकटिक, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविकाग्निमित्र का भी अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्य भाग के अनुवाद में लाला साहब को वैसी सफलता नहीं हुई, पर उनकी हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आडंबर शून्य है। संस्कृत का भाव उसमें इस ढंग से लाया गया है कि कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है। भारतेंदु के समय में वे काशी के क्वींस कॉलेज स्कूल के सेकंड मास्टर थे। पीछे डिप्टी कलेक्टर हुए और अंत में शांतिपूर्वक प्रयाग में आ रहे, जहां 2 जनवरी 1937 को उनका साकेतवास हुआ। संस्कृत के अनेक पुराण ग्रंथों के अनुवादक, रामचरितमानस, बिहारी सतसई के टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुरादाबाद के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने वेड़ी संहार और अभिज्ञान शाकुंतल के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए। संस्कृत की रत्नावली नाटिका हरिश्चंद्र को बहुत पसंद थी और उसके कुछ अंश का अनुवाद भी उन्होंने किया था, पर पूरा न कर सके। भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्ध हस्त लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया। संवत 1970 में
पंडित सत्यनारायण कविरत्न के ने अनुभवभूति के उत्तर रामचरित का और पीछे मालती माधव का अनुवाद किया। कविरत्न जी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए, जिनमें मूल के भावों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पद्य अधिकतर ब्रजभाषा के सवैयों में है, जो पढ़ने में बहुत मधुर है। इन पद्यों में खटकने वाली केवल दो बातें कहीं कहीं मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि ब्रजभाषा साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त वे कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द भी लाए हैं जो एक भूभाग तक ही, चाहे वह ब्रजमंडल के अंतर्गत ही क्यों न हो, परिमित है। शिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर बोले जाने वाले सब शब्द नहीं ग्रहण किए हैं। ब्रजभाषा देश की सामान्य काव्य भाषा रही है, अतः काव्यों में उसके वे ही शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब स्थानों में समझ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिदौसी शब्द लीजिए, जो खास मथुरा वृंदावन में बोला जाता है पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि कहीं कहीं श्लोकों को पूरा भाव लाने के प्रयत्न में भाषा दुरु और अव्यवस्थित हो गई है। मौलिक नाटक में दिया है। काशी निवासी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में 2 नाटक लिखे थे, चौपट चपेट और मयंक मंजरी। इनमें से प्रथम तो एक प्रहसन था, जिसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरे स्त्रियों तथा लुच्चों लफंगों आदि के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए थे। दूसरा 5 अंकों का नाटक था, जो श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत 1948 में लिखा गया था। यह भी साहित्य में कोई विशेष स्थान प्राप्त न कर सका और लोग विस्मृत हो गए। हिंदी के विख्यात कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की ओर भी हुई थी और उन्होंने रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाम के 2 नाटक लिखे थे। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा। रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग 2 नाटक लिखे। ये दोनों नाटक उपाध्याय जी ने हाथ आजमाने के लिए लिखे थे, आगे उन्होंने इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नाम का एक नाटक भी लिखा था, जिसमें भवभूति के उत्तर रामचरित की कुछ झलक थी। उनके भाई पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने 3 अच्छे रूपक लिखे थे। प्रभास मिलन, ब्रज के नंद यशोदा गोप गोपियों का प्रभास, क्षेत्र में वसुदेव कृष्ण बलराम आदि से भेंट होने का मार्मिक प्रसंग लेकर बड़ी सहृदयता के साथ रचा गया। मीराबाई नाटक जो है भक्ति भाव जगाने वाला उत्तम नाटक है। लल्ला बाबू समाज का एक छोटा सा खंड चित्र दिखाने वाला अच्छा प्रहसन है। भारतेंदु का बृहद जीवन चरित्र लिखने वाले बाबू शिवनंदन सहाय का सुदामा नाटक भी उल्लेख योग्य है। किसका? बाबू शिवनंदन सहाय का सुदामा नाटक भी उल्लेख योग्य है। इन मौलिक रूपकों की सूची देखने से यह लक्षित हो जाता है कि नाटक की कथा वस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर हो गया है। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविधा उलझे हुए पक्षों का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना उनमें नहीं पाई जाती है। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा वस्तु लेकर लिखा जाने वाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण का चंद्रकला भानु कुमार है, पर वह भी इतिहास के मध्य युग के राजकुमारों और राजकुमारियों का जीवन सामने लाता है। पूर्ण जी ब्रजभाषा के एक बड़े ही शुद्ध हस्त कवि थे, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं। वस्तु विन्यास में कुतूहल उत्पन्न करने वाला जो वैचित्र्य होता है, उसके न रहने से कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा। ललित और अलंकृत भाषण के बीच बीच मधुर पद्य पढ़ने की उत्कंठा रखने वालों पाठकों ही ने अधिकतर इसे पढ़ा। उपन्यास अनुदित है। इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया, वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। अनुवाद भी खूब हुए और मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ाधड़ निकले। किस प्रकार के यह आगे प्रकट किया जाएगा, पहले अनुवादों की बात खत्म कर देनी चाहिए। अनुवाद संवत 1951 तक बाबू रामकृष्ण वर्मा उर्दू और अंग्रेजी के भी कुछ अनुवाद कर चुके थे, जैसे ठग वृत्तांत माला संवत 1946, पुलिस वृत्तांत माला 1947, अकबर 1948, अमला वृत्तांत माला 1951, चित्तौर चातकी का बंग भाषा से अनुवाद उन्होंने संवत 1952 में किया। यह पुस्तक चित्तौर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई और इसके विरोध में यहाँ तक आंदोलन हुआ कि सब कापियाँ गंगा में फेंक दी गईं।
फिर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला और प्रमिला का अनुवाद किया। जया और मधुमालती के अनुवाद 2-1 बरस पीछे निकले। भारतेंदु प्रवर्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेंदु काल की हिंदी की विशेषता बनी रही। उपर्युक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयत रही। यद्यपि उसमें चटपटापन न था, पर हिंदीपन पूरा पूरा था। फारसी अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते हैं। साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते। सारांश यह कि उन्होंने शूरता, चपलता, लघुता, मूर्खता, सहायता, दीर्घता, मृदुता ऐसे संस्कृत का सहारा लिया है। शौर्य, चापल्य, लाघव, मर्खौक्य, सारांश यह कि उन्होंने शूरता, चपलता, लघुता, मूर्खता, सहायता, दीर्घता, मृदुता ऐसी संस्कृत का सहारा लिया है। शौर्य, चापल्य, मौर्ख्य, सहाय, दैर्घ्य और मार्दव ऐसे संस्कृत का नहीं। द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बाबू गोपाल राम गहमर बंग भाषा के गार्हस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान संवत 1957 के पूर्व लिखे गए, जैसे चतुर चंचला 1950, भानुमति 1951, नए बाबू 1951 और बहुत से इसके आरंभ में, जैसा बड़ा भाई 1957, देवरानी जेठानी 1958, दो बहिन 1959, तीन पतोहू 1961 और सास पतोह। भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का भी बेधाड़क प्रयोग किया था। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है। इस काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल के भी कुछ अनुवाद निकले, जिसमें मुख्य दीप निर्वाण नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। किसका? मुंशी उदित लाल नारायण का। इसमें पृथ्वीराज के समय का चित्र है। इस उत्थान के भीतर बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्ता, हाराण चंद्र, रक्षित, चंडीचरण सेन, शरत बाबू, चारुचंद्र इत्यादि बंग भाषा के प्रायः सब प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए। रविंद्र बाबू के आँख की किरकिरी आदि कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े, जिनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत में आविर्भूत होने वाले दिल्ली के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊंचा हुआ। इस अनुवाद विधान में योग देने वाले में पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे विशेष उल्लेख योग्य हैं। बंग भाषा के अतिरिक्त उर्दू, मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हुए, पर बंगला की अपेक्षा बहुत कम। काशी के बाबू गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल आदि कई उपन्यास उर्दू से अनुवाद करके निकाले। मराठी से अनुदित उपन्यासों में बाबू रामचंद्र वर्मा का छत्रसाल बहुत उत्कृष्ट है। अंग्रेजी के 2 ही 4 उपन्यासों के अनुवाद देखने में आए, जैसे रेनॉल्ड्स कृत लैला और लंदन रहस्य। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास टॉम काका की कुटिया का भी अनुवाद हुआ। अनुवादों की चर्चा यहीं समाप्त कर अब हम मौलिक उपन्यासों को लेते हैं। मौलिक उपन्यास। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। द्वितीय उत्थान काल के पहले ही नरेंद्र मोहिनी पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। द्वितीय उत्थान काल के पहले ही नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक इनके अयारी के उपन्यासों की चर्चा चार ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र्य रहा, रस संचार, भाव, विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इसमें ये साहित्य कोटि में नहीं आते। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं।
चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से तिलस्म और अय्यारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही और शायद अभी तक यह शौक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलने वाले में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं। बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली आम फहम भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी। ठीक नहीं, कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाला दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, जन्म 1922, जन्म संवत 1922, मृत्यु 1989, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र वासनाओं के रूप में रंग, चित्ताकर्षक और वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामी संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ, हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर छोटे बड़े 65 उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। किसको? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी को। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव में उपन्यासकार न थे, उपन्यासकार नहीं थे और चीज़ें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर जा पड़े थे। पर गोस्वामी जी वहीं घर करके बैठ गए। एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी तरह रह गए। यह दूसरी बात है, उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। उनमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले भी। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में अधिक हुई थी। एक बात और यहाँ खटकती है, वह है उनका भाषा के साथ मजाक। एक बात और जहाँ खटकती है वह है उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन बाद उन्हें उर्दू लिखने का शौक़ हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू ए मुअल्ला। इस शौक़ के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंकों में भाग 1 संख्या 2, 3, 4 निकला। उर्दू जबान और शेर शकुन की बेढंगी नकल से, जो असल में कभी कभी अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया है। गलत या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दर्जे से गिरा देते हैं। खैरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह मंगनी का लिबास नहीं पहनाया। मल्लिका देवी या बंगर सरोजनी में संस्कृत प्रायः समास बहुला भाषा काम में लाई गई है। इन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चकपका कर पूछ सकता है कि क्या दोनों हिंदी हैं? हम यह भी कह सकते हैं या कर भी सकते हैं कि वह भी कर सकते हैं। इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डावाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता पकड़ने न दिया। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृत के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो काल दोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं, जैसे वहाँ जहाँ अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखने जाने की बात कही गई है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम हैं: तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदयहारिणी, हीराबाई, लखनऊ की कब्र इत्यादि। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे। ठेठ हिंदी का ठाठ संवत 1956 और अधखिला फूल संवत 1964।
56 और 64, पर ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई और औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक वेनिस का बांका, किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय की वानिस का बांका में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुंची हुई थी, वैसे इन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई देती है। इन तीनों पुस्तकों को सामने रखकर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी क्लिष्ट संस्कृत प्राय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल ठेठ हिंदी भी। अधिकतर इसी भाषा वैचित्र्य पर ख्याल जमकर रह जाता है। उपाध्याय जी के साथ पंडित लज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है, जो अखबारन वीशी के बीच बीच में पुराने हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए बड़े बड़े छोटे उपन्यास भी लिखा करते थे। उनके उपन्यासों में मुख्य ये है धूर्त रसिकलाल संवत 1956। कौन कौन से हैं उपन्यास? छोटे बड़े उपन्यास में धूर्त रसिकलाल संवत 1956, हिंदू गृहस्थ, आदर्श संपत्ति 1961, बिगड़े का सुधार 1964, आदर्श हिंदू 1972। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं। उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबारन वीश। काव्य कोटि में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवंती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो। चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र्य का लक्ष्य जो है नहीं। हिंदी में न देख, बंग भाषा में काफ़ी देख। बाबू ब्रजनंदन सहाय बीए ने 2 उपन्यास इस ढंग के प्रस्तुत किए, सौंदर्योपासक और राधा कांत 1969 में। अब हम लोग देखेंगे छोटी कहानियाँ। जिस प्रकार गीत गाना सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी सुनना, कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उसका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर ही हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी। बृहत कथा, वैताल पश्चिची, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटना चक्र में रमाने वाली कथाओं की पुरानी पोथियाँ हैं। कादम्बरी, माधवानल, कामकंदला, शीत बसंत इत्यादि वृत्त वैचित्र्य पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान हैं। इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है, पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। इस स्वरूप के विकास के लिए कुछ बातें नाटकों की ली गई, जैसे कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास, वैचित्र्य, ब्रह्म और आभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव व्यंजना, इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही, वह तो बना ही रहेगा। उनमें अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा कहानियों की कथा का प्रवाह अखंड गति से एक ओर चलता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली आ जाती थी। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नॉवेल के नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए, मराठी में वे कादम्बरी कहलाने लगे, वे कथा के भीतर की कोई परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते थे और उसमें घटनाओं की श्रृंखला लगाकर सीधी न जाकर इधर उधर और श्रृंखलाओं में से गुम्फित होती चलती थी और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता या वैचित्र्य उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। उपयुक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंसा की रानी केतकी की बड़ी कहानी वह आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिवप्रसाद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं
वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। सरस्वती के प्रथम वर्ष में ही पंडित किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी, जो मौलिक जान पड़ती है। इसके उपरांत तो उसमें कहानियाँ बराबर निकलती रहीं, पर ये अधिकतर बंग भाषा में अनुदित या छाया लेकर लिखी होती थी। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे, विशेष उल्लेख योग्य हैं। उसके उपरांत बंग महिला का स्थान है, जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबू राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बाबू पूर्ण सिंह की धर्मपत्नी थी। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिनमें से एक थी दुलाई वाली, जो संवत 1964 की सरस्वती भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई। कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के लिए सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्ण क्रम से दिए जाते हैं। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, संवत 1957। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी, संवत 1959। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास मिर्जापुर, संवत 1959। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, संवत 1960। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्ता वाजपेयी, संवत 1960। दुलाई वाली 1964 बंग महिला। इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं: इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। ऐसी कहानियों की ओर बहुत लोग आकर्षित हुए और वे इस काल के भीतर की प्रायः सब मासिक पत्रिकाओं के बीच बीच में निकलती रहीं। सन 1968 में कल्पना और भावुकता के कोश बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदू में निकली। उसके उपरांत तो उन्होंने आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि अनेक कहानियाँ लिखी, जो तृतीय उत्थान के भीतर आती है। हास्य रस की कहानियाँ लिखने वाली जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदू में संवत 1968 में ही निकली थी। इसी समय के आसपास आजकल के प्रसिद्ध कहानी लेखक पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानी लिखना आरंभ किया। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 की सरस्वती में छपी। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना, किसका है, राधिका रमण प्रसाद का, में 1970 संवत 1970 में इंदू में निकली। उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियां भी लिखी होंगी। पंडित ज्वाला दत्त शर्मा ने संवत 1971 से कहानी लिखना आरंभ किया और उनकी पहली कहानी जो है सन 1914 में कि जो सरस्वती में निकली है। चतुर्सेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की ओर झुके। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 अर्थात सन 1915 की सरस्वती में छपी थी। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स निवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद की कहानियाँ जो छोटी कहानियाँ थीं संवत 1973 में ही निकलने लगी। इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में ही आधुनिक कहानियों का आरंभ हम पाते हैं, जिनका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे निबंध, अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।